तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ख़त्म करेंगे भाई। देखो, ख़त्म सभी लोग करवा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कुछ अलग करवा दूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपको पता ही है मैं कोई टीचर नहीं हूँ भाई, आपके जैसे ही एक स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं इस टाइम जिस प्रकार रिविज़न कर रहा हूँ तो यही सोच के मतलब करूँगा कि हमें कम टाइम में बेहतर प्रोडक्टिविटी मिले। हमें इस टाइम पे वह हर चीज़ नहीं करनी होती है जो कि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें वही चीज़ करनी होती है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो मैंने लास्ट 5 साल के पूरी पेपर के एनालिसिस करने के बाद और उसके पहले के भी पीवाईक्यू हमने लगा रखे हैं और आप आज करेंगे भी हम, उसके हिसाब से मैंने सब कुछ को अरेंज किया है। ठीक है, तो आपको छूटेगा कुछ नहीं, लेकिन हाँ वह चीज़ पे ज़्यादा मैं ध्यान दे के बताऊँगा कि जो कि हमें 5 मई को देखने को मिल सकती है। ठीक है ना? तो देखो, जो हमारे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा हमारा टॉपिक होता है उसमें क्या आता है, हमारा आइसोमेरिज्म आता है, आईपीएससी नेमिंग आती है, फिर जीओसी फर्स्ट आएगा जिसमें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रिजोनेंस पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, म्यूजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ये कहाँ पढ़ते हैं हम? जीओसी फर्स्ट में पढ़ते हैं। जीओसी सेकेंड जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल, भाई इंपॉर्टेंट ही बोलेंगे ना इसको, क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन आने यहाँ से। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से 2 क्वेश्चन मान के चलो। एक तो हमारा आ जाएगा कहाँ से, क्वांटिटेटिव से, एक हमारा आ जाएगा क्वालिटेटिव से। तो ये लास्ट वाले हमारे 3 क्वेश्चन के मतलब चैप्टर हैं। तो देखो, इनको मैं अलग से करूँगा, बायोमॉलिक्यूल और क्वालिटेटिव एनालिसिस। उतना टाइम तो है नहीं, मतलब कल के अंदर, आज कल में पूरा कंप्लीट ही करवा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक को मैं ले जाऊँगा, आईपीएससी को, आइसोमेरिज्म को और जीएससी को। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से हर चीज़ को समझा समझा के बताने का प्रयास करूँगा। जिसका रिवीजन बहुत बेहतर हो चुका है पहले से ही, वो थोड़ा सा अपने स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन के बेस पे ही मतलब बात करूँगा। देखो, सबसे पहले जो हमारी केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी में जो नाम लिखा है वो क्या लिखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ये हमारे किस में नाम है, एनसीईआरटी में। उसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, आइसोमेरिज आईपीएससी नेमिंग से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लेकिन देखो, उसके पहले जो हमारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना, क्वेश्चन हमारे ऐसा आता है, मान लो कोई स्ट्रक्चर दे देगा, या तो आईपीएससी नेमिंग नेम लिख के दे देगा, फिर हमें उसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर हमें उसमें से सिग्मा और पाइप बॉन्ड फाइंड करने होते हैं। और या तो ऐसा कर देगा कि हमें कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना के दे देंगे और उसमें नंबरिंग भी वो कर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके फिर पूछेंगे कि 3, 4, 5 ये बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक ऐसे बनता है, दिखा देता हूँ मैं आपको साइड में। देखो, कब क्वेश्चन आया है हमारा, 2019 में आया है। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, 2019 में क्वेश्चन आया है। क्या किए यहाँ पे, आईपीएससी नेमिंग दे दी है हमको। अब इसको पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा। देखो, दोनों कवर हो गया, इसको हम लिखेंगे, फिर उसमें क्या फाइंड करेंगे, कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। तो एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, आराम से बन जाते हैं। या हमको ऐसे बोल देंगे sp2 sp ऐसे दे देंगे। अब इसमें से हमें खोजना होगा, तो खोजने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें आईपीएससी नेमिंग करनी पड़ेगी, किसको फर्स्ट नंबरिंग करेंगे, किसको सेकंड नंबरिंग करेंगे, फिर उस हिसाब से हमें करना होता है। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने कैसा आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि ईजी होता है। तो ऐसे हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आता आए तो तुरंत बन जाए और 100% आएगा। ठीक है ना? दो क्वेश्चन जो कि 2009 वाला था उसको मैं उठा लिया हूँ। देखो, यहाँ पे जैसे मान लो हमको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर हमारे सामने आ जाता है तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले देखो, इसका नाम क्या है, कार्बन नंबर 1। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3, 4। कब कब पूछें, देखो पूछें कार्बन नंबर 2 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन नंबर 2 है ही है ना। तो जिस कार्बन पे हमें पूछें, कार्बन नंबर 2 पे पूछ रहे हैं ना, इस कार्बन को पकड़ो और इसके अगल बगल, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, पहले एक कट मारो यहाँ पे, दूसरा कट यहाँ पे मारो। कितना कट मारा हमने, 2 कट। उससे पहले आप यहाँ पे एक क्या याद करो कि 2 कट मतलब कि sp, ठीक है ना, 3 कट मतलब कि sp2, अगर 4 कट लग रहा है मतलब कि sp3। ठीक है ना, 5 कट अगर लग रहा है, देखो हर जगह पे काम आएगा, sp3d। 6 कट अगर लग रहा है तो sp3d2। इतना चीज़ अगर ध्यान में, देखो अगर मैं यहाँ पे कट लगाना स्टार्ट करूँ, इस कार्बन में पूछ रहे हैं ना, 1, 2, 2 कट लगा, 2 पे क्या होता है, sp। तो यहाँ पे दो, कार्बन नंबर 2 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन नंबर 3 पे देखते हैं, इस वाले कार्बन पे। अब ऐसा नहीं कि इसको कट लगा लो तब इसको नहीं गिनोगे, अब इस कार्बन के लिए भी तो ये वाला बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है ना, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको हटाने दो।
अब इस कार्बन के लिए क्या करेंगे, अब इस पे कट लगाओगे, ठीक है ना, 1 कट, 2 कट, 3 कट, इस पे कितना कटा, 3 बार, 3 पे क्या आता है sp2, तो C3 पे क्या है हमारा sp2 हाइब्रिडेशन। C5 पे देखना, अभी यहाँ पे आते हैं, कट लगाओ, 1 कट, 2 कट, 2 कट पे क्या होता है हमारा sp, 6 पे देखो, 6 वाले इस वाले कार्बन पे, ऐसा नहीं कि इसको हम कट कर चुके, नहीं करना है, फिर लगाना है भाई, क्योंकि इस वाले को भी शेयर कर रहा है, 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है हमारा sp3, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा sp sp2 sp sp3, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, सिंपल होता है। अब अगर हमें मान लो इसी क्वेश्चन में, देखो मैं हटाता हूँ थोड़ा थोड़ा, अगर मान लो हमें इसी क्वेश्चन में सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ दे, कितना सिग्मा है कितना पाई बॉन्ड है, तो आपको इतना तो आइडिया होगा ना यार, कि अगर मान लो अगर यहाँ पे दो ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो उसमें से क्या होता है, 2 पाई होता है और 1 क्या होता है, सिग्मा होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है। अगर हमें पूछ दें कि कार्बन नंबर 6 पे बताओ, कार्बन नंबर 6 पे नहीं, पूरा इस मालिक्यूल में ही पूछ दे कितना सिग्मा कितना पाई है, तो नहीं पता कर लोगे। देखो 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 3 3 तो पाई दिख रहे हैं, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हो गए और 1 डबल बॉन्ड में, तो 3 पाई हो गए और सिग्मा ऐड कर लेते हैं, 3 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा होगा ना, तो सिग्मा ही बॉन्ड होगा। 2 3 4 5, 3 यहाँ पे लगे होंगे, 8, एक यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 यहाँ, 19 20 21, 3 यहाँ, 22 23 24, 3 यहाँ, मतलब 24 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिग्मा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड भी हम जोड़ लिए। कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, फंसाने के लिए, कि कितना इससे पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 पाई बॉन्ड हैं तो एक एक बॉन्ड बनाने में कितना, एक बॉन्ड बनाने में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू भाई पूरे टॉपिक को रिवीजन करवा दिया आपको, ठीक है ना। अब जाके आप ट्राई कर सकते हो, जितने भी आपके PYQ हैं, जितने भी PYQ कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, दिखाता हूँ यहाँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने PYQ सब अटेम्प्ट कर सकते हो, A to Z बन जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो आते हैं अपने दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे। दूसरा क्या आता है हमारा, दूसरा एक क्वेश्चन तो हमारा ए बन गया, दूसरा आएगा हमें IPSC नेमिंग करने के लिए। तो IPSC नेमिंग भाई आएगी तो आप आराम से कर लोगे, ट्रस्ट करो। अगर आपको अभी लग रहा है नहीं कर पाएंगे तो मेरी बात सुनो, कर लोगे आप। क्यों, क्योंकि इतना ईजी आता है ना, इतना ईजी आता है, हम ऑप्शन देख के ही कर लेंगे, तो ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को तरीका चाहिए तो तरीका देखो कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम कुछ IPSC जो IPSC का रूल है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। बीच में होता है हमारा रूट वर्ड, ठीक है ना। जो देखो यह क्या हो गया हमारा बीच में रूट वर्ड, अगर जो चीज़ें हम पहले लिखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, जो चीज़ हम बाद में लिखते हैं उसको बोलते हैं हम सफिक्स। तो जो सबसे पहला वाला होगा ना, इसको मतलब यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से, तो सबसे पहला इसका होगा, इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स बोलेंगे। यहाँ से जो पहला होगा इसको हम प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे। उसके बाद जो आएगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, और इधर जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी सफिक्स होगा। अब हमें इसको जान लेते हैं कि कौन किसको डिनोट करता है। जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है अभी आपको आगे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यही बता देता हूँ मैं, जैसे मान लो कोई कार्बन की मैंने एक चेन सेलेक्ट करी, 1 2 3 4 5 कार्बन की, ये क्या होगी, हमारी मेन प्रिंसिपल चेन हो गई। इस प्रिंसिपल चेन के अलावा और कोई मान लो एक ऐसे आ गया CH3 अगर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस प्रिंसिपल चेन के अलावा जो कुछ भी आ रहा है ना, ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मान लो हमने चेन सेलेक्ट कर ली, तो सबसे पहले हम नेमिंग में क्या करते हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर उसमें रिंग में, जैसे मान लो इस चेन में अगर कोई साइक्लो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई साइक्लिक रिंग लग रही है 3 कार्बन की, तो उसके बाद हम इसको लेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में ये होता है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 5 कार्बन है तो 5 पे क्या आता है, हमारा पेंट आता है। जैसे 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। इस प्रकार यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5 कार्बन। तो सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे हम, नेम ऑफ द कार्बन, नंबर ऑफ द कार्बन लिखेंगे। फिर आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जैसे कि मान लो कहीं पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लग गया है, चाहे कहीं पे डबल बॉन्ड लग गया है, तो वह चीज़ें कहाँ पे आती है, हमारी प्राइमरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स जो कि सबसे लास्ट में लिखते हैं, अगर दिया है, अगर कोई
फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब छोड़ ही देते हैं इसको। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं एनसीईआरटी में आपको तो उसको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे हमारा होता है क्या सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। आई होप कि अभी आपको याद ही होगा क्योंकि 4 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम को, ठीक है ना। मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब मतलब सॉरी पढ़ा क्या रहा हूँ, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि अभी जो हमारे रिवीजन वाले लेक्चर जो बड़े बड़े 9-9 10 घंटे के चल रहे हैं भाई, कोई काम के नहीं है, ट्रस्ट करो। क्योंकि हमें सब सब किसी को लगता है क्या इस टाइम पे सब पढ़ के हम सबको समेट लेंगे, इतना आसान नहीं होता है। इस टाइम पे हम कम पढ़ के एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के समेट लें, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ट्रस्ट करिए जितना टॉपिक आ रहा है उसी को कर लेते हैं, तो एग्जाम में यहीं से टॉपिक मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना। अब 2 टॉपिक हमने कंफर्म कर लिए ना, तो आईपीएससी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। अब हमारा अगला चैप्टर आता है आईपीएससी सॉरी आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म है यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन पहले बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पिछले मतलब मान के चलो कि आप 6-7 साल से जो पीछा हमारा सिस्टम चला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कहाँ से टाटोमेरिज्म से, ठीक है ना। हमारे यहाँ मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में टाटोमेरिज्म को हम आइसोमेरिज्म में ना पढ़ के कहाँ पे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वहाँ पे जीओसी का लास्ट टॉपिक में, जीओसी में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दूंगा टाटोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है स्ट्रक्चरल में। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यह सब एकदम ईजी होते हैं। जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप में हम चेंज कर रहे हैं तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कोई बता देगा देख के। अगर प्राइमरी प्रिंसिपल चेंज होती है हमारी वह सेम है, उसके अलावा कोई ग्रुप लगा है जिसको हम ट्रांसफर इधर उधर कर रहे हैं तो वह पोजिशनल आइसोमर होता है हमारा। अगर हमारा चेन प्राइमरी कार्बन चेन ही रिफर कर जा रही है तो क्या होता है हमारा चेन आइसोमर होता है। इजी होते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो ज़्यादा मतलब टेंशन की बात नहीं है। टाटोमेरिज्म थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन इसको भी मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने पहले बता ही दिया है। सबसे पहले समझो आइसोमेरिज्म, जिनको नहीं पता क्या होता है। देखिए आइसोमेरिज्म में जो होता है ना, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। इसको मतलब डिफिनीशन हो गया आइसोमेरिज्म का। अब स्ट्रक्चरल 2 भाग में बांटा गया है इसको, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में आते हैं हमारे इतने चेन आइसोमर आता है, पोजिशन आइसोमर आता है, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म आते हैं और क्या टाटोमेरिज्म आता है। मेटामेरिज्म के लिए एक कंडीशन होती है कि जो पॉलीवेलेंट एटम होते हैं, पॉलीवेलेंट एटम जैसे मान लो ईथर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की इधर से भी वैलेंसी खाली होती है, इधर से वैलेंसी खाली होती है। तो मेटामेरिज्म बस यही शो कर सकते हैं। मेटामेरिज्म होता है क्या, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने CH3 CH2, रुको इस पेन से लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 यहाँ पे O, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो CH3, ठीक है ना। अभी देखो हमें ये CH2 इधर जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, इधर थोड़ा सा डिफरेंट करने दो। CH3 करता हूँ और CH2 करता हूँ, इसको CH3 करता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो ये CH2 हमें इधर दिखाई दे रहा था, अगर इस CH2 को मैं इस साइड ला के जोड़ दूँ तो अब कैसा है दिखना, अगली कंडीशन में कैसे दिखना लगेगा CH3 CH2। अगर हो सकता है कहीं गलत हो जाए लेकिन ट्राई मतलब ऐसे समझना है आपको कि एक CH2 का ट्रांसफ़र हम कर देंगे अगर इस साइड से इस साइड तो वह क्या शो करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या मेटामेरिज्म। क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। पहली बात तो क्या ढूंढोगे आप कि इसमें से कौन है जो कि पॉलीवैलेंट है। पॉलीवैलेंट मतलब दोनों साइड से उसकी वैलेंसी खाली हो। जैसे मान लो एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं C++OH। तो एल्डिहाइड लग रहा है आपको कि मतलब ये शो करेगा मेटामेरिज्म, नहीं शो करेगा क्योंकि इसकी बैलेंसी एक ही मतलब इधर से खाली एक ही खाली है। लेकिन अगर यहीं पे कीटोन आ गया, कीटोन कीटोन के इधर भी खाली बैलेंसी इधर भी खाली बैलेंसी है तो ये टाटोमेरिज्म सॉरी मेटामेरिज्म शो कर लेगा, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे बस इतना टॉपिक है। अब देखो दूसरा पार्ट हम बांटते हैं इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉन्फिगरेशनल, एक होता है क्या कन्फर्मेशन। क्या क्या मैंने बोला, स्टीरियो के होते हैं 2 पार्ट, कॉन्फिगरेशन और कन्फर्मेशन। कॉन्फिगरेशन भी 2 पार्ट का होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों बिल्कुल ईजी होते हैं लेकिन क्वेश्चन मान के चलो कि एक इन दोनों टॉपिक से मिला के एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है और इन चारों पांचों को मिला के क्वेश्चन बनने की, मतलब यहाँ से आइसोमेरिज्म से आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। हम ऊपर ऊपर जो हमने आईपीएससी नेमिंग किया और वो आईपीएससी नेमिंग के साथ हमने क्या किया था, आईपीएससी नेमिंग किया था और वो सिग्मा पाई वाली बॉन्ड। तो वहाँ से आप मान के चलो कि जो ऊपर पढ़ा हमने वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज वहाँ से है और 2 से 3 मतलब कि मान के चलो कि नियरली हम 4 से
5 क्वेश्चन इन टॉपिक से मान के चलो, ठीक है ना, 4 से 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इतना कवर कर लेंगे। उसके बाद जीओसी जो आती है, जीओसी में सब मिला के चलो आपको 3, जीओसी फर्स्ट से 3 क्वेश्चन, तो 5 3 8, फिर जीओसी सेकेंड से भर भर क्वेश्चन आते हैं। हाँ ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी चैप्टर भी हमारे कुछ कम हुए हैं ना, तो सही है। अब देखो टोटोमेरिज्म की टोटोमेरिज्म शो करने के लिए एक कंडीशन आपको ध्यान देना है। वो कंडीशन क्या है कि टोटोमेरिज्म वही शो करता है जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा एच हो। अगर अल्फा एच है तो वह क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो क्वेश्चन हमारे सामने जैसे मान लो कुछ आ गया, अभी आपको मैं दिखाऊंगा PYQ। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा, कौन टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होता है कि जो ग्रुप होता है जिसके अराउंड हमें, जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अराउंड हमें देखना होता है कि किसके पास अल्फा एच है। अगर अल्फा एच है तो क्या करेगा, टोटोमेरिज्म को शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आपको मैं PYQ ही दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा होगा, ध्यान से अटेम्प्ट करना है इसको। मैंने ग्रुप पे भी डाला था, इसको बहुत लोगों ने गलत किया था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड एग्जिबिट करेगा टोटोमेरिज्म को। तो कैसे हम सोचेंगे इसको, सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटोमेरिज्म, पहले ये बात याद कर लो कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ही होता है। मतलब कीटोन से इनोल, कीटो इनोल फॉर्म आपने सुना होगा, बस वहीं पे लगता है। तो इसके अराउंड हम देखेंगे और इन के अराउंड देखेंगे, ठीक है, इन के दोनों के अराउंड देखेंगे। अगर मान लो यहाँ से अल्फा एच नहीं मिल रहा है तो यहाँ से देख के कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसके अराउंड आपको अल्फा एच दिख रहा है कहीं पे, जी बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे अल्फा एच है। कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है, तो मतलब एक तो करेगा। 2 देखो, 2 अगर मैं इसको करूँ तो इसके अराउंड यहाँ से मिल गया ना, एक यहाँ पे 2 अल्फा एच, तो ये भी शो करेगा। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ भाई, यहाँ से यहाँ पे देखूँ तो कार्बन से 2 वैलेंसी बाहर जुड़ गई, मतलब यहाँ पे एक भी अल्फा एच नहीं है, और यहाँ पे sp2, यहाँ पे एक भी अल्फा एच नहीं है। तो क्या थर्ड वाला शो नहीं करेगा? भाई मैंने बोला था अगर यह कीटोन शो नहीं कर रहा है तो एल्कीन के अराउंड भी देखना है। अब एल्कीन के अराउंड देखो, यह वाला क्या करेगा, शो कर जाएगा। तो 1 2 तीनों ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहे हैं ABC, तीनों क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म को शो करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कब पूछा है, 2015 में, जो कि कैंसिल हो गया था। अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 30 को भी देख लो, विच अमंग द मॉलिक्यूल एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, कौन एग्जिबिट करेगा कौन एग्जिबिट नहीं करेगा। देखो कितने इजी आते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बात याद होना चाहिए कि ये इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। यह कार्बन इतना मतलब ऐसा होता है ना, यह हाइड्रोजन को डोनेट ही नहीं करता है, ठीक है ना। यह हाइड्रोजन अपने अपने पास वाले हाइड्रोजन को नहीं देता है। अब देखो इसके अराउंड अगर देखूँ तो यह भी sp3 है और यह भी sp3 है, लेकिन ये ब्रिज हेडेड कार्बन वाला हाइड्रोजन, याद कर लेना, कार्बन हाइड्रोजन नहीं देता है, मतलब कि यह हाइड्रोजन को नहीं डोनेट करेगा। मतलब एक तो शो नहीं करेगा। दूसरा देखो इसके अराउंड यह ब्रिज हेड वाला है, नहीं देगा। इसके अराउंड यह यहाँ पे है ही नहीं हाइड्रोजन, कार्बन के पास, कार्बन पे देखो यहाँ पे 2 बेंजीन लगी, मतलब इसके पास है ही नहीं हाइड्रोजन, मतलब यह भी नहीं करेगा। अब इसके अराउंड देखते हैं, यह तो कर ले, यह वाला इस ब्रिज हेड नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे एक है ना, मतलब यह दे देगा। इस ऑप्शन में बस कौन दे रहा है, ओनली 3 दे रहा है, टोटोमेरिज्म। समझ गए होंगे भाई, ठीक है। तो और आई होप कि यह वाला टॉपिक मैंने समझा दिया, टोटोमेरिज्म जितना मैंने बताया, ठीक है ना। उतना अगर आपको समझ आ गया और उतना आपका पहले से रेडी है तो समझ लो कि क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमते फिरते मिलेंगे आपको। अब देखो अगला टॉपिक हमारा जो यहाँ से खत्म होगा, अब यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला जो हमारा टॉपिक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हमारा होता है उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या होती है कि कौन जीआई शो करेगा। क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, सामने 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन जीआई शो करेगा कौन जीआई शो नहीं करेगा। तो ध्यान देना कि देयर मस्ट बी 2 एटम अबाउट विच इज रोटेशन इज कम्प्लीटली हिंडर्ड। मतलब 2 एटम होंगे, ठीक है ना, 2 एटम होंगे। जैसे मान लिया मैं, एक एटम है दूसरा एटम है, दोनों कार्बन के ही एटम मान लेता हूँ। अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दूँ, सिंगल बॉन्ड, तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड 2 एटम क्या कर सकते हैं, आपस में मतलब घूम सकते हैं, आसानी से रोटेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है जीआई शो करने के लिए, कि यह जो है भाई रोटेशन इनके बीच में क्या होना चाहिए, कंप्लीटली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए।
नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड में बना दूँ, डबल बॉन्ड अपने हाथ में आप 2 पेन लेके आप उसको घुमाने रोटेट करने का प्रयास करिएगा तो आसानी से नहीं रोटेट होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यह कंडीशन होनी चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, तो अगर मैं इस वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, कैसे मैंने अभी पीछे बताया था कैसे निकालना है, 1 2 3 बार काटा, 3 पे क्या आता है हमारा sp2 आता है, ठीक है ना। sp2 ईच एटम विल हैव 2 बॉन्ड, देयरफॉर ऑल 4 बॉन्ड मस्ट बी लाई इन सेम पेन। देखो sp जो हमारा होता है कैसा होता है, लीनियर, लीनियर। अगर लीनियर होगा भाई तो ऐसी लाइन होगी, एक ही प्लेन, देखो ये इस पेज वाली प्लेन में आ गया। sp2 हमारा जो होता है वह होता है हमारा ट्राइगोनल, कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर मैं एक ट्राइगोनल बनाऊं तो ये भी क्या हमारा आएगा, इसी प्लेन में आएगा, इस प्रकार बनता है। ये भी क्या है, एक ही प्लेन में। लेकिन जैसे मैं sp3 की बात करूं, sp3 हमारा जो होता है, ये भाई देखो कैसा इस से बनता है, टेट्राहेड्रल, जो कि प्लेन से बाहर चला जाता है। तो यह कैसा होता है हमारा नॉन प्लेनर। तो जीआई शो करने के लिए पहली बात तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर। अगर कहीं पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया किसी कार्बन पे तो वह जीआई शो नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमने क्या बताया, कंप्लीटली हिंडर्ड होना चाहिए। दूसरी कि उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2। क्यों, क्योंकि वह प्लेन वाले ही शो करते हैं, सेम प्लेन में ही होने चाहिए। दे मस्ट नॉट बी प्रेजेंट एट द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, दोनों के बीच का जो प्लेन होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। वही बोल रहे हैं, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू ईच ग्रुपिंग मस्ट बी डिफरेंट, जैसे मान लो इस कार्बन की मैं बात करूँ, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यह और यह दोनों के कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ईच एटम ग्रुपिंग मस्ट बी डिफरेंट, या अगर यहाँ भी ए ले लूँ और यहाँ भी ए ले लूँ तो यह जीआई शो नहीं करेगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप ए लगा है तो यहाँ होना चाहिए बी या सी डी, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे ए यहाँ पे बी तब तो शो करेगा, समझे। और ऐसे बना के काटने का मतलब कि ऐसे घूमेंगे नहीं, रोटेट नहीं करेंगे, मतलब हिंड्रेंस जो हो गया कंप्लीटली क्या है, हिंड्रेंस कर दिया हमने, ठीक है ना। कौन कौन शो कर सकता है, कैसे कैसे, हमारे सिलेबस में यह है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शो करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड जीआई देगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड जीआई देगा। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ऐसा ही पूछा जाता है कि कोई एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसमें से बहुत जगह पे देखेंगे हम जीआई नहीं दे रहा है, लेकिन उस बड़े से मॉलिक्यूल में अगर एक भी एटम के अराउंड अगर हमें जीआई देखने को मिल गई ना तो पूरा एटम जीआई, मतलब पूरा एटम जीआई देगा। जैसे किसी मॉलिक्यूल में एक भी एटम से अगर जीआई हो रहा हो, अगर हमसे पूछें जीआई देगा कि नहीं देगा क्वेश्चन में, हो रहा हो, बाकी सब जीआई ना भी दे रहे हो, तब भी वो क्या होगा, पूरा मॉलिक्यूल को हमें क्या बताना पड़ेगा कि जीआई देगा। आई होप कि इस टॉपिक इस पॉइंट को समझें। बड़ा सा कोई हमारे सामने क्या मिला है, मॉलिक्यूल मिला, उसको देख के हमें पता करना है कि ये जीआई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक को नहीं देखेंगे, पूरे जहाँ जहाँ जीआई होने की कंडीशन है, मतलब जहाँ जहाँ पे ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ जहाँ जीआई हो सकती है, ठीक है ना, देखेंगे। अगर वह जीआई हर जगह से नहीं दे रहा है तब तो भाई बोल देंगे जीआई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर एक भी जगह से जीआई दे दिया तो बोलेंगे कि जीआई देगा। जीआई कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली कंडीशन, कंप्लीटली हिंडर्ड होना चाहिए, कंप्लीटली हिंडर्ड मतलब उसके बीच में डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना, प्लेनर। तीसरी कंडीशन, जो उसका एटम होगा, कार्बन वाला एटम, जैसे मान लो ऐसे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया तो इससे यहाँ पे अगर ए लगा है तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे अगर सी लगा है, अगर यहाँ पे भी ए लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे भी ए लगा दूँ यहाँ पे ए लगा दूँ। तो ये इन तीन कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो क्या मॉलिक्यूल क्या करेगा, हमें जीआई देगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आते हैं, अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना होता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये तीन चीज़ हमें और पढ़नी होती हैं। वह क्या क्या, सिस और ट्रांस, सिन और एंटी, ई एंड जी जेड, बहुत ईजी होते हैं। सिस ट्रांस आपको पता ही होगा, जो ग्रुप हमने जोड़ा है ना यहाँ पे, जैसे मान लो यह कार्बन हो गया और यह कार्बन हो गया, जो मैंने पीछे बताया आपको। यह कार्बन जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप ए लगाया, यहाँ पे एक ग्रुप बी लगाया, दूसरे भी कार्बन मैंने यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया। ऐसी कंडीशन अगर बन रही है ना तो देखो ये जो सेम ग्रुप है, ये वाला, ये सेम ग्रुप अगर सेम साइड आ गए, सेम साइड, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं, इस वाले कंडीशन को बोलते हैं क्या हम, सिस कंडीशन, सिस। अगर दूसरी मैं कंडीशन बनाऊं, क्या, एक कार्बन दूसरा कार्बन, यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, बी, और यहाँ पे मैं बी लगा दूं, यहाँ पे ए लगा दूं। अब देखो यहाँ पे जो सेम ग्रुप आपको दिख रहे हैं यह दोनों अब कैसे हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडीशन,
ठीक है ना, तो आपको पता होगा पहले से ही, फिर ही मैंने समझा दिया। सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो सिस बोलते हैं, अपोजिट साइड है तो ट्रांस बोलते हैं। सिन और एंटी किसे बोलते हैं भाई, ये एग्जाइम में शो होता है। और एग्जाइम का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस प्रकार से होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है अगर उसने 3 बॉन्ड बना रखी है। ठीक है ना, कार्बन से यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसके ऊपर एक लोन पेयर नीचे लगा दिया हमने OH, यह स्ट्रक्चर एग्जाइम का दिख रहा है। अगर H और OH सेम साइड है, वहाँ पे मैंने क्या बोला, सेम ग्रुप सेम साइड है। यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि H और OH अगर सेम साइड है तो उसको बोलेंगे हम सीन। अगर यह दोनों अपोजिट हो गए तो बोलेंगे एंटी। ध्यान देना इस बात को, H एंड OH आर सेम साइड तो सीन, H और OH अगर अपोजिट है तो बोलते हैं उसको एंटी। तो हम क्या क्या खत्म कर चुके, सिस, ट्रांस और सिन और एंटी। तीसरा क्या पढ़ना है हमको, EZ। EZ देखो ये भी इजी होता है लेकिन इसके लिए हमें एक छोटा सा रूल पढ़ना पड़ता है। EZ नोमेनक्लेचर देखो क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू विच मतलब ईच sp2 कार्बन एटम असाइन प्रायोरिटी टू बोथ ग्रुप बॉन्डेड। जैसे मान लो कि ए बी जो आ रहे हैं, जैसे मान लो अभी तक कंडीशन हमने क्या क्या पढ़ते हैं, देखो ध्यान सुनना। अभी तक मैंने क्या देखा, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। ये तो सिस ट्रांस हमने पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कार्बन और नाइट्रोजन है तो H और OH में देख लिया हमने। H और OH में यहाँ पे लोन पेयर था और यहाँ पे H था। लेकिन एक बार आप ध्यान दो, अच्छा यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ी हुई थी क्या, यहाँ पे H नहीं है क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे H हो ही नहीं सकता ना क्योंकि सेम कार्बन पे दोनों हमारे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो अब देख लो तीसरी कंडीशन, अगर मान लो ऐसा बन जाए कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो लेकिन चारों ग्रुप ही डिफरेंट हो, ए बी सी डी, तो हम यहाँ कैसे बताएंगे। यहाँ तो ना हम सिस बोल सकते हैं ना ही ट्रांस क्योंकि सारे ग्रुप ही डिफरेंट हैं, और ना ही हम यहाँ पे EZ ना ही यहाँ पे हम सीन एंटी बोल सकते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ा, E&Z नोमेनक्लेचर पता करना पड़ा। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो तब पता करने के लिए, चारों ग्रुप डिफरेंट पता हो तो उसको करने के लिए हमें एक रूल पढ़ना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं CIP रूल। CIP मतलब कि 3 साइंटिस्ट यहाँ पे, ठीक है ना। रूल क्या बोलता है, जैसे देखो ध्यान से एक बताऊंगा मैं, सब समझ आओगे। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच जो 2 बॉन्ड है ना, अब देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ पे सल्फर, चारों ग्रुप यहाँ पे आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देनी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, या तो सबसे ज़्यादा उसका क्या है, मास नंबर है। ठीक है ना। देखो इस वाले कार्बन, पहले हमें क्या करना है, इस वाले कार्बन पकड़ना है और इसके साइड वाले ग्रुप को देखना है, इन दोनों में फर्स्ट सेकंड देना है हमको। इस वाले कार्बन में पकड़ना है इसमें और इसको हमको फर्स्ट सेकंड देना है। अगर फर्स्ट फर्स्ट सेम साइड आ गए, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं जूजामैन। फर्स्ट फर्स्ट अगर मतलब इधर ही फर्स्ट आ गया इधर भी फर्स्ट आ गया, इसको हम बोलते हैं जेड। अगर दोनों अपोजिट आते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, ई। ठीक है। अब देखो सल्फर और क्लोरीन में, क्लोरीन जो होता है हमारा, क्लोरीन, इसकी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर से हम देखते हैं, ध्यान देना, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज़्यादा होता है सल्फर से ना, तो इसको 1 नंबर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया हमारा 2 नंबर, देखने की नीड ही नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन का जो है हमारा एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो यहाँ पे इसको देंगे। अब देखो एक एक हमारे अपोजिट साइड आ गए, अपोजिट होते हैं तो ई लिखते हैं, सेम साइड अगर यही एक एक आ जाते हैं तो लिखते जेड, EZ सिस्टम। कैसे याद करोगे आप, मैंने कैसे याद किया है, देखो जेड जो जूजा मैन बोलते हैं उसको, जूजा मैन, जब जूजा मैन बोलता हूँ तो उसमें स आता है, ठीक है ना, तो वहाँ से मुझे याद आता है कि जूजा मैन मतलब कि सेम साइड। आप भी कुछ ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और ई वाला ऑटोमेटिक अपोजिट होगा, ठीक है ना। अगर मान लो इसके बाद जो रूल लगता है ना, आगे वाले भी सेम कर देंगे हमें। देखो इतने ही से क्वेश्चन अगर नीट में आता है, आगे वाले जो रूल कब काम आते हैं हमें, IIT वगैरह के क्वेश्चन के लिए, या तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाएगा तो, और बढ़िया क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब से NTA के 2019 के बाद से क्वेश्चन बना रही है तो लेवल तो हम देख ही रहे हैं, तो भाई क्यों ज़्यादा ऊपर क्यों जाए, सिलेक्शन ही लेना है बस, ना कि साइंटिस्ट बनना है। तो इस बात को भी ध्यान के में रख के ही हमें पढ़ना होता है, ठीक है। मैं इस रूल, सारे रूल को भी समझा सकता हूँ, मैंने लिखा है तो मुझे तो पता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन नीड हमें नहीं है, ये फर्स्ट रूल से ही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। बस यहाँ पे यह ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट वाले हमारे सेम साइड है तो जूजा में जेड बोलेंगे, अगर दोनों अपोजिट साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, हम ई बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारा आता है कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब GI हमें क्या कर देंगे, एक स्ट्रक्चर दे देंगे बड़ा सा, ठीक है ना, उसमें हमें फाइंड करना होगा इसमें कितना GI आइसोमर है। देखो क्वेश्चन इस पर भी नहीं है, क्वेश्चन इस टॉपिक पर भी नहीं है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना होता है हमें। अगर देखो इफ देयर इज NG साइट, NG साइट मतलब क्या है,
ये देखो जी साइड क्या होती है हमारी, पहले कार्बन और कार्बन, जैसे ये हमारी साइड, इसी के अराउंड तो हम देखते थे यहाँ पे ए ग्रुप लगा है, बी ग्रुप, तो ये क्या होगी हमारी मेन साइट होगी, यह साइट होगी कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइट होगी, ठीक है ना। इफ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल दिए हैं सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एंड है, अनसिमेट्रिकल मतलब कि 5 का अगर हो जाए, मान लो 5 का हो जाए तो अनसिमेट्रिकल हो गया ना। अनसिमेट्रिकल है तो सीधे क्या कर दो, 2 की पावर n लगा दो फार्मूला, n क्या होगा, जितने साइट होंगी उसके अंदर, जितने साइट होगी उतना अगर n रख देते हो तो उतना ही क्या हो जाएगा हमारा टोटल जीआई। अगर सिमेट्रिकल होंगी तो उसकी केस बनती है, हमारी सिमेट्रिकल केस बनती है कि वह जो साइड दिख रही है ऊपर उस ग्रुप में n अगर इवन में आ रही हैं तो सबसे पहले हम p निकालेंगे। p क्या होता है हमारे इवन के लिए n/2, ओड आ रही है तो p निकालेंगे n+1/2, ठीक है ना। इवन p इक्वल टू n/2, ओड p इक्वल टू n+1/2। लास्ट में क्या करेंगे, टोटल जीआई निकालना होगा हमें, तो n 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 ये हमारा होता है मेन फार्मूला। अब देखो ये हमारा एक टॉपिक जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी, कि डाइपोल मोमेंट के बारे में। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, क्यू इंटू डी होता है, ठीक है ना। डी यहाँ पे क्या है, बॉन्ड लेंथ है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या सिंपल है। सबसे पहले अगर हमें मॉलिक्यूल की क्या बतानी है, पोलरिटी बतानी है, तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसकी पोलरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक हमें यहाँ रिलेशन परसेंटेज एस करेक्टर जिसका ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसको भी मैं आराम से समझा सकता हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी नीड है। जैसे मान लो कि sp अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp, तो इसमें देखो 50% एस है और 50% क्या है हमारे p है, 50% है 50%। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या है भाई 25% हमारा एस हो गया, 50% हमारा पी हो गया। अभी देखो जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा परसेंटेज एस करेक्टर घट रहा है, तो यहाँ से आप ध्यान दो कि परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस पे मान लो अगर एस पी एक पे अगर मान लो एस पी हाइब्रिडेशन आ रहा है और एक पे आ रहा है हमारा sp2 हाइब्रिडेशन, तो एस कैटेगरी किसका ज़्यादा है, sp का, तो परसेंट en भी किसकी ज़्यादा होगी, sp की, इस वाले की, ठीक है ना। एक मिनट, तो इसको ध्यान दे देना था आपको। अब देखो जैसे मान लो एक आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात, ठीक है ना। जो बॉइलिंग पॉइंट होती है हमारी, अगर मान लो ब्रांचिंग के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मान लो अगर बहुत ज़्यादा किसी में ब्रांच, ध्यान देना है इस बात को, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत कम होगी। और बॉइलिंग पॉइंट अगर बहुत कम होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स का, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देने, बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी की म्यू आर डाइपोल मोमेंट ही ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। दो रिलेशन यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट के मिल गए, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें यहाँ पे डिफिनेशन नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमर हम इसकी भी, जैसे हमने जीआई कंडीशन पढ़ी थी 3, आपको याद आ रही होगी क्या क्या कंडीशन थी जीआई की। पहला तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, हिंडर्ड होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, उससे लगे जो एटम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। 3 कंडीशन थी। सेम वैसे ही हम पढ़ेंगे इसकी क्या कंडीशन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन है फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। हम कैसे पहचानेंगे कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अभी आगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखो इट मस्ट बी अ कायरल, अगर मॉलिक्यूल मस्ट बी अ कायरल है तो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही। अब कायरल किसे बोलते हैं, दोज मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर, जिसको हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसका मिरर इमेज को हम बना लें और दोनों को एक में चिपकाएं तो वो अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है एक दूसरे को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। इफ़ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके पास अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं पोस, और सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको बोलते हैं हम कोस, ठीक है, दोनों हैं, तो वो क्या होगा, क्या होगा, कायरल होगा। ऑल कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑप्टिकली कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। इफ एनी वन इज प्रेजेंट, इफ एनी वन इज प्रेजेंट, इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है एक प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, अकायरल होगा, ठीक है ना। अंडर ऑल अकायरल मॉलिक्यूल आर ऑलवेज कैसे होते हैं, अगर एक कायरल है तो कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इतने में आपको क्या कन्फ्यूजन हुआ भाई, ध्यान सुनो फिर से बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर अब ओआ शो करेगा,
जो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को कायरल होना पड़ेगा। कायरल होना हम किसे बोलते हैं, वह मॉलिक्यूल जिसका अगर हम एक मिरर इमेज बनाएं और दोनों को एक में चिपकाएं, सुपर इम्पोज करें, तो कैसे होंगे, नॉन सुपर, मतलब मिलियन नॉन सुपर इम्पोज हो, तो उसको हम बोलते हैं कायरल। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, मॉलिक्यूल के पास पोस और कोस होना चाहिए। पोस कोस क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना, अभी नीचे आपको दिखाऊंगा भी। पोस और कोस अगर हैं, दोनों मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मॉलिक्यूल में दोनों में से एक मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरल। अकायरल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतना बात हमने सुना। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री पोस क्या होता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। इट इज दैट प्लेन व्हेन एक्ट थ्रू द मॉलिक्यूल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओपन चैन, मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से, दूसरा यहाँ पे एक होता है कोस, एक होता है हमारा पोस, ये समझ रहे हैं ना। पोस में क्या होता कि इट इज दैट प्लेन व्हेन कट थ्रू द मॉलिक्यूल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। जैसे मान लो कोई एक प्लेन होगा, अगर उस प्लेन को मैं काटूं तो मॉलिक्यूल अगर इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देगा। दूसरा कोस। कोस मतलब जैसे मान लो कोई एक मॉलिक्यूल हमारे सामने बना हुआ है, कोई स्ट्रक्चर, जैसे बना लो ऐसा एक मॉलिक्यूल है, मैं जैसे मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो अगर इधर इस डायरेक्शन में जाऊँ और इधर इस डायरेक्शन में जाऊँ, इधर जाने पर भी हमें वही मॉलिक्यूल वही एटम मिल रहा है, इधर जाने पर भी वही एटम मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोस। कोस दे रहा है। डिफरेंट मिल रहे हैं या तो मिल ही नहीं रहे तो बोलेंगे कोस नहीं दे रहा है। तो आई होप कि कोस और पोस की कंडीशन समझ आ गई होगी। अब देखो क्यूमिलीन, एक बार स्क्रीन को रोक के खुद पढ़ लेना, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा इस टाइम पे, ठीक है ना। अब देखो अब एक हमें क्या पढ़ना है, अब हमें कॉन्फ़िगरेशन में एक पढ़ना होता है हमें आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अगर देखेंगे तो यह भी मतलब समझ आ जाएगा इजीली, कोई कठिन नहीं है। इसमें हमें दो चीज़ पढ़ना, एक तो आर एस पढ़ेंगे और डी एल पढ़ेंगे। पीछे हम जो पढ़ के हैं अभी एक बार मैं समराइज कर दूंगा। एब्सोल्यूट आर और एस क्या होता है, कुछ इस प्रकार का हमें स्ट्रक्चर दिखा मतलब देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना होगा, नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर से। प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होती है, सबसे हाईएस्ट जो नंबर होगा उसको हम एक देते हैं, और जो लोवेस्ट हमारी जो एटॉमिक नंबर इसका होगा उसको हम क्या देंगे, 4 नंबर देंगे। तो अगर मान लो कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको हम क्या नंबर देंगे, 4। अगर फोर्थ इज डैश, वेज, इसको क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेज। अगर 4 नंबर पे आ गया हमारा ये, 4 नंबर पे हमारा आ गया कौन, डैश वाला, तो क्या करेंगे, अगर मान लो हमने क्या किया था, 1 नंबर इसको दिया था, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 4 पे आ गया, तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 चलेंगे, 1 2 3 ऐसे चलेंगे सीधे। 1 2 3 चलेंगे तो कैसे चल रहे हैं, ऐसे पता होगा क्या, इधर चलते हैं तो होता है हमारा क्लॉकवाइज, अगर ऐसे चलते हैं तो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से इस बात को ध्यान दें कि जब कभी भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमेशा आर मिलेगा, जब कभी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एस मिलेगा। ये इसको फिक्स कर लें। बहुत सारे टीचर अलग अलग बताते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, इसी को एक को याद करें, उसके बाद अभी आपको समझाऊंगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर से हमने क्या किया, नंबरिंग की तो अगर हमारा डैश वाला अगर 4 नंबर पे आ गया तो सीधे जैसे है हमने 1 2 3 चलना है, 1 2 3 क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो एस बोलेंगे। अगर मान लो केस ऐसी बनी कि 4 पे नहीं आ रहा है वेज डिश, कहीं पे अलग ही आ रहा है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, एक करेंगे एक्सचेंज। एक्सचेंज कैसे करते हैं भाई, एक्सचेंज करने की हमारी कंडीशन होती है, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मान लो एक आ गया, आना चाहिए था क्या हमारा, यहाँ पे आना चाहिए हमारा 4, लेकिन आ गया एक, 4 हमारा यहाँ पे आ गया, तो इसको एक एक्सचेंज कर देंगे, 4 को यहाँ भेज देंगे और एक को यहाँ ला देंगे। समझे कि नहीं। अगर मान लो कि फिट बैठ जा रहा है, 4 वाला हमारा आ जा रहा है डैश पे, तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कहीं भी जहाँ पे जिस कंडीशन पे आएगा, मान लो बी के यहाँ पे आ गया तो बी वाले को यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। उसके बाद जो हम पहले 1 2 3 चल रहे थे ना, अब 3 से चलना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से, 3 2 1 ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे। ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे लेकिन नाम वही देंगे, 3 2 1 चलेंगे। अगर क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो आर करेंगे, एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो एस करेंगे। आई होप कि समझ आ गया होगा, नहीं आ गया तो मैं दोबारा बताता हूँ कैसे कैसे यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन आते हैं तो एक बार समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या, आर और एस कैसे बताते हैं, हमारे पास एक कार्बन से 4 अलग अलग प्रकार की एटम लगे हुए हैं, इन एटम की नंबरिंग करेंगे कैसे,
प्रायोरिटी रूल से, ठीक है ना। हाईएस्ट वाले को 1 नंबर देंगे, लोवेस्ट वाले को 4 नंबर देंगे। जो 4 नंबर जो लोवेस्ट वाला है, अगर वह हमारा डैश वाले पे आ जाता है, डैश पे, ठीक है ना, और ये हमारा आ जाता है 1 पे, तो 1 2 3 ऐसे कुछ ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एस चलेंगे। लेकिन कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि 4 नंबर वाला जो हमारा है वो डैश पे आए ही ना, डैश पे ना आए, मान लो डी पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो डैश वाले से हम जो जो भी नंबर डैश पे आया, 2 अगर आया है तो इससे एक एक्सचेंज मार देंगे, ठीक है ना, एक्सचेंज। हम इसको 4 नंबर को यहाँ भेजेंगे, 2 नंबर पे यहाँ भेजेंगे। जो पहले हम 1 2 3 चलते थे, अब कैसे चलना स्टार्ट करेंगे, 3 से 2 पे फिर 1 पे चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सेम 3 2 1 अगर चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एस लिखेंगे, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया तो भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने तो 2 बार अच्छे समझाने का प्रयास किया है। अब अगले अगले आगे क्या पढ़ना है, हमें डी और एल को पढ़ना है। डी और एल को कैसे समझेंगे, डी और एल जो होते हैं ना, यूजुअली कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यह जो आपको दिख रहा है, इस वाले को हम बोलते हैं क्या, सी हॉर्स प्रोजेक्शन। ये क्या हमारा हो गया, सी हॉर्स ही बोलते हैं ना यार, नहीं 1 मिनट यार, सॉरी, रुक जाओ, इरिथ्रो थ्रियो, थ्री और इरिथ्रो बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। ऐसा अगर हमें मान लो मॉलिक्यूल दिख के, अगर हमको इसमें से देख के बताना है कौन डी है और कौन एल है, तो कैसे बताते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ना, कि द पीसीसी मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। जो प्राइमरी कार्बन की चेन होगी वह कैसी होगी, हमारी वर्टिकल लाइन पे होगी। एंड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप मस्ट बी ऑन टॉप। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसका होगा ना, उसको हमेशा मस्ट मस्ट है कहाँ पे रखना, उसको टॉप पे। जैसे इनमें बात करें तो COOH सबसे बढ़िया फंक्शनल ग्रुप है, तो कहाँ होगा, टॉप पे। इन दोनों में बात करें तो कहाँ होगा, हमारा टॉप पे। तो क्या करना है, हमें उसको टॉप पे रखना है। इसको बोलते हैं फ्रीजर, सही तो बोला था, फ्रीजर में। इन द स्टैंडर्ड फ्रीजर गो टू बॉटम, टॉप टू कायरल सेंटर, नीचे आते हैं। अगर लेफ्ट में अगर हमारा OH है तो बोलते हैं डी फॉर्म। लेफ्ट में अगर हमारा OH आ रहा है तो बोलते हैं उसको डी, LD से याद कर लो, लेफ्ट में डी। एल्स अगर राइट में आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा एल होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले अगर हमें डी और एल को बताना है तो वर्टिकल लाइन पे हमें जो रखेंगे वो हमारी होगी प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो यह हमारी जो दिख रही है यह होगी हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन। इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में एक नीचे भी आएगा और एक ऊपर भी आएगा, तो हम सोचेंगे किसको नीचे रखें किसको ऊपर रखें। तो फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर है, सबसे पहले हम किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो इन दोनों में से देखेंगे जिसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, टॉप पे, ठीक है ना। उसको हम क्या करेंगे, टॉप पे रखेंगे। टॉप पे रखने के बाद देखेंगे कि हमारा जो OH है, अगर ये लेफ्ट अगर राइट साइड आ रहा है, राइट साइड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आ रहा है तो OH, लेफ्ट आ रहा है तो उसको, सही ना, H लेफ्ट एंड OH राइट। अगर H हमारा लेफ्ट है, OH हमारा राइट है, तो उसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म, ठीक है ना। OH हमारा यहाँ पे, H कहाँ पे है, लेफ्ट, OH कहाँ पे है, हमारा राइट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डी फॉर्म, ठीक है ना, डी फॉर्म। समझ गए, बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो बस मॉलिक्यूल देके बस पूछेंगे कौन डी है और कौन एल है। अगर लेफ्ट में हमारा एच है, OH हमारा राइट में है तो डी बोलेंगे। उसके अलावा उल्टा कर लो आप, अगर हमारा OH राइट में है, OH लेफ्ट में है और H हमारा राइट में है तो क्या बोलेंगे, उसको एल बोलेंगे। तो इस प्रकार से सबसे लास्ट टॉपिक क्या आ गया, जिसका नाम है क्या, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। अब कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है, देखो यहाँ पे इस प्रोजेक्शन को जो आपको सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूमॉन्स प्रोजेक्शन, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन तो आपको डॉट से दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा जो दिख रहा है पीछे है, जो कि हम सामने से मॉलिक्यूल को दिख रहे हैं, तो वाला पीछे वाला कार्बन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यह क्या है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारा क्या है, एथेन है। क्या है, एथेन, 2 कार्बन का हमारा एल्केन है। तो पहले वाले कार्बन से जैसे देखो यही तो है, CH3 पहला कार्बन ये है, कितने 3 हाइड्रोजन से जुड़ गए, H। पीछे वाला कार्बन हमको दिख नहीं रहा लेकिन उससे भी कितने 3 हाइड्रोजन उससे भी जुड़े हुए हैं, H। अब देखो ऐसी जो कंडीशन होती है सबके बीच बीच में आ रही, इसको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड फॉर्म मतलब सारे देखो इसके पास से भाई एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो आपस में रिपेल नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अगर मान लो इसको मैं क्या करूँ, 60 डिग्री घुमा दूँ, एक रोटेशन घुमाओ 60 डिग्री, तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसको बोलेंगे हम इलिप्स फॉर्म, जो कि लेस स्टेबल है। एक बार और पूरा एक चक्कर लगा दूं तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू फॉर्म, ठीक है ना।
अगर मैं यही बात करूँ कहाँ पे, एन ब्यूटेन में देखना, एन ब्यूटेन में, जो कि 2 हमारे सिलेबस में है। तो अगर ब्यूटेन एक, जैसे अब देखो ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटेन को कैसे हम लिखेंगे, देखो ऐसे, देखो यहाँ पे लिखा है, ऐसे लिखा है। तो इन 2 कार्बन को तो क्या हम मानते हैं, जैसे वहाँ बना रहे थे, यह कार्बन हमारा यह वाला है और यह कार्बन हमारा पीछे है। इस बाहर वाले कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, जो कि बाहर वाले से एक CH3 हमने जोड़ दिया और 2 H जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो ये 2 H हो गए। ये देखो अंदर वाले CH2 जो है, इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है जो कि ऊपर है, 2 H, एक H हमने बाहर निकाल दिया, एक H हमने यहाँ निकाल दिया। अगर ऐसी कंडीशन कुछ बन रही है, तो इस कंडीशन में हमको जो CH3 और CH3 दिख रहा है ना, अगर दोनों हमको अपोजिट दिखते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। अगर फिर एंटी फॉर्म को अगर मैं 60 डिग्री घुमाऊं तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स। अगर एक बार और फिर 60 डिग्री घुमाएं तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम गोज फॉर्म। एक बार और घुमाएं तो यह एक के ऊपर एक आ जाएगा। CH3 दोनों बल्कि ग्रुप हैं तो ज़्यादा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसको बोलते हैं फुली इलिप। यह देखो CH3 CH थोड़ा सा दूर है, इसको बोलते हैं हम इलिप। तो सब मिला जुला के ध्यान देना, हमको स्टेबिलिटी पूछेंगे इसमें। स्टेबिलिटी कौन होंगे, एंटी, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एंटी की होगी, फिर किसकी होगी, गॉज की होगी। क्यों गॉज की फिर क्यों होगी, इसलिए क्योंकि इसके बाद यही कंडीशन सही बैठ रही है। अब देखो गॉज हो गया ना, अब पार्शियल एलिप्स, ये दोनों तो हमारे क्या है, सबसे कम स्टेबल है। लेकिन इसमें भी देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 2 बल्कि लग रहे हैं, तो सबसे कम हो गया हमारा फुली वाला, और यहाँ पे एक बल्कि है और एक छोटा सा है, ठीक है ना। तो इसका आ गया ये। तो देखो हम ये भी खत्म कर चुके भाई। अब हम आते हैं अपने जीओसी वाले सेक्शन पे। पहले बता दो जीओसी के क्वेश्चन कुछ देख लो कैसे आते हैं, ताकि आइडिया रहे कि हमें ज़्यादा मतलब हवा बना के बड़ा बड़ा चीज़ें नहीं पढ़ना होता, क्वेश्चन हमसे ईजी ही पूछते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये आइडिया देने के लिए कि क्वेश्चन हमारे साथ कैसा आता है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन हमारे साथ, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटान, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटान हमारा ऐसा बनेगा। यहाँ पे कार्बोकैटान लगा लो। बताना है कि इसकी स्टेबिलिटी, यह स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, रीजन बताना है। देखो कार्बोकैटायन से 3 CH3 लगे हैं, तीनों CH3 क्या हैं, तीनों के पास 3 अल्फा H है, मतलब इसके पास 3 3 के 9 अल्फा H हो गए। मतलब कि इस कार्बोकैटायन को 9 अल्फा H क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। मतलब कि उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर कंजुगेशन किसे बोलते हैं, तो अल्फा H जो स्टेबिलिटी को देखते थे। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि हमें बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं करने होते। अब हमें देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, मोस्ट स्टेबल, क्या बताना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मैंने बताया था कि अल्फा H जो होता है हमारा हाइपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, स्टेबिलिटी की, जितना ज़्यादा अल्फा H उतना ज़्यादा स्टेबल। अब देखो, ठीक है ना। अब यह देखो हमारे पास एक कार्बोकैटायन दिख रहा है, ये कार्बोकैटायन, इसकी स्टेबिलिटी को देखना है। इससे लगा हुआ है यह एक कार्बन, तो ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन। इससे लगा हुआ एक कार्बन, यह हो गया हमारा अल्फा कार्बन। 3 अल्फा H हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे इसके पास कितने दिख रहे हैं, 2 2 4 अल्फा H। यहाँ पे आता हूँ 3 2 5 अल्फा H। यहाँ पे आता हूँ 3 2 5 अल्फा H। यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो कितना दिख रहे हैं, 3 2 5, नहीं यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, इसके अराउंड दिखना है हमको, इसके अराउंड। तो कितने दिख रहे हैं, 2 अल्फा H। तो भाई जहाँ पे अल्फा H ज़्यादा वही होगा हमारा आंसर। कहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं अल्फा H, हमको सबसे ज़्यादा अल्फा H थर्ड वाले में दिख रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, सी। एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है ना, 40 का। ठीक है 40 का सी आएगा, ठीक है ना, अल्फा H आंसर आएगा। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घबरा के नहीं करना है, 40 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और आप कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन है सब। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पढ़ने के लिए अब रेडी होंगे आप, जो यहाँ तक देख रहा होगा भाई समझदार होगा तभी देख रहा होगा। तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना अगर नहीं है तो, ठीक है ना। क्योंकि सिलेक्शन के बाद भी ऐसी हेल्प करना है आप लोगों की, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना स्टार्ट करना है इसमें, जीओसी में, ठीक है। जीओसी फर्स्ट में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करना है हमको इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए भाई सबसे पहले हम जानें कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो यह जो हमारे सामने आता है इंडक्टिव इफेक्ट, यह आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, ठीक है ना। अगर जिनके बीच हमको देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, तो वह देखना पड़ेगा कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है कि नहीं। दूसरा पॉइंट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट की वजह से आता है। दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान देना इस बात को कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। और यह जो इंडक्टिव होता है ना, परमानेंट इफेक्ट होता है। 3 क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट वाले बन सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे कार्बन, 4 कार्बन की हमने चेन ली, यहाँ पे एक हमने ग्रुप जोड़ दिया एक्स जिसका नाम है। अब नीचे मैंने लिख दिया कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस वाले कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है अपने और खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफिनेशन तो भाई पता होगी ना क्या होती है। इलेक्ट्रॉन को अपने और एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर क्या पोर्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, जिसपे खींचेगा उसके ऊपर क्या आएगा, पोर्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो खींचता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो मतलब कि अपने ऊपर क्या निगेटिव ला रहा है ना, मतलब कि माइनस आई इफेक्ट। अब कोई ऐसा ग्रुप है जैसे कार्बन और एक्स में लगा हुआ है, अब कार्बन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो कार्बन खींचना स्टार्ट करेगा, अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई शो करता है। ठीक है ना। अब कुछ प्लस आई और माइनस आई ग्रुप अभी आपको याद ही होंगे, आप अलग अलग ट्रिक से याद किए होंगे ना, फरहान ना शाहरुख। ठीक है ना, मैंने तो इस वाली ट्रिक से याद किया है, ट्रिक किसकी आपको तो खैर पता ही होगी। ठीक है ना। अब देखो इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले स्टेबिलिटी को देखते हैं। दो बातें याद रखना कि प्लस वालों की स्टेबिलिटी प्लस ही बढ़ाता है। एक मिनट, यहाँ पे, अरे सॉरी, प्लस वाले की स्टेबिलिटी प्लस बढ़ाता है, माइनस वाले की स्टेबिलिटी माइनस बढ़ाता है। अगर मैं बात करूं अगर कार्बोकैटायन की, सॉरी फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल की और कार्बोकैटायन को आप एक साथ देख लो, सेम ही होता है कंडीशन। और स्टेबिलिटी अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव वाला बढ़ाता है। इतना बात ध्यान रखनी है। देखो इंडक्टिव गेट में दो बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन स्टेबिलिटी की पूछे, स्टेबिलिटी की, तो जो उस पर ग्रुप लग रहा है, अगर माइनस आई ग्रुप लग रहा है ना, माइनस आई लग रहा है तो माइनस की स्टेबिलिटी माइनस ही बढ़ाएगा। प्लस लग रहा है तो प्लस अगर लग रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, अगर प्लस के साथ माइनस लगे तो स्टेबिलिटी को घटा देगा। ठीक है ना। तो और आपको फार्मूला से रटना है तो आप फार्मूला से रट लो, नहीं तो सोच के करना है तो वैसे भी कर सकते हो। अब देखो हमको एच डी की स्ट्रेंथ बतानी, तो एच डी की स्ट्रेंथ के लिए मैंने क्या बताया, देखो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, एच डी की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी के। ठीक है ना, किसके, स्टेबिलिटी के। मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टेबिलिटी, कोई कोई गड़बड़ी नहीं है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे मान लो कुछ मैं बनाता हूँ, एक मिनट, जैसे मान लो मैं अपने मन से बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है ना, यहाँ पे मैं जोड़ दिया क्या, ओ एच, ओ एच जोड़ूंगा ना। अच्छा ठीक, पहले बेसिक समझाया, ओ एच जोड़ दिया मैं, तो इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। लोन पेयर जो देता है वो क्या होता है, बेसिक और लेविस बेस होता है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लोन अगर मैं इसको क्या करूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँ कि इसको निगेटिव और पॉजिटिव में तोड़ लूँ। तो अब इसके ऊपर क्या बन गया, निगेटिव बन गया। तो अब यहाँ पे अगर मान लो निगेटिव ग्रुप लग गया ना, निगेटिव ग्रुप, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, स्टेबिलिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर स्टेबिलिटी निगेटिव वाला इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा कोई ग्रुप है जो एच पॉजिटिव निकाल रहा है, एच एच पॉजिटिव निकालने के बाद क्या बन रहा है, अपने ऊपर निगेटिव बना रहा है। निगेटिव बनाने की वजह से अगर मैं बोलूँ तो उसकी जो एच डी की स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव लगने की वजह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन की हम बात कर लें तो जो एमीन होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, एक आर ग्रुप जुड़ा है, एक लोन पेयर, दो आर ग्रुप, तीन, मतलब ये प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है ये, और ये हमारी क्या है, टर्शियरी एमीन है। ये हमारी क्या है, टर्शियरी एमीन। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को अगर हम गैस फेज में देखें तो सिंपल प्लस आई से देख सकते हैं, इसके पास एक प्लस आई लगा है, इसके पास दो प्लस आई लगा है, इसके पास तीन प्लस आई लगा है। प्लस आई जो होते हैं, प्लस आई अब लोन पेयर को क्या करेगा, देगा, तो क्या होगा, लेविस बेस होगा। तो ये प्लस आई क्या करेंगे, प्लस आई क्या करेंगे, इसके पास और क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को देंगे।
तो ये क्या करेगा, जल्दी से लोन पेयर को नहीं मतलब निकाल दे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी को ये सब क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। स्टेबिलिटी को बढ़ाने की वजह से बेस जो होगा इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 3 डिग्री का सबसे कम होगा, 2 डिग्री का फिर क्या होगा हमारा 1 डिग्री का। 3 to 1 याद रखना गैसियस फेज में, सॉल्यूशन के केस में 1 to 3 याद रखना, याद ही रखना है। और सबको कंक्लूड करके अगर पूछ दी तो 213 याद देना। अब हमें पढ़ना है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से क्या होता है भाई, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। कंडीशन, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, कब रेजोनेंस होगा, उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि सबसे पहले तो मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर। प्लेनर मतलब कि अगर sp3 कहीं पे दिख गया तो सबसे पहले कट कर देना। sp3 नॉन प्लेनर होता है ना, तो sp3 वाले कभी भी क्या करेंगे, रेजोनेंस शो नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन ये कौन शो करता है, मस्ट होना चाहिए प्लेनर। दूसरा क्या, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन आपको आई होप कि पता हो कि जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब देखो डबल सिंगल डबल, अब देखो ऐसा लोन पे डबल बॉन्ड पेयर, यहाँ पे कन्वर्ट सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड डबल। अब यहाँ पे क्या रेजोनेंस चल रहा है, कंजुगेशन बना हुआ है। जैसे मान लो बेंजीन की रिंग है, ऐसे होती है ना हमारी, तो यह बॉन्ड हमारे यहाँ पे आता है, यह बॉन्ड हमारे यहाँ पे जाता है, रेजोनेंस पूरा रिंग में चल रहा है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है ना। तो यही देख लो, मतलब कंजुगेशन होना चाहिए पूरी रिंग में अगर हो रहा है तो ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लो प्लेनर मॉलिक्यूल होनी चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए हमारी क्या, रेजोनेंस शो करने की। तो ये भी समझ गया। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी। अगर रेजोनेंस जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरी बात, रेजोनेंस के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। रेजोनेंस के क्वेश्चन बनेंगे तो इन टॉपिक से, कि पहली बात तो पूछेगा इसमें से किस में रेजोनेंस हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे पहचान लेंगे। दूसरी, रेजोनेंस अगर हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेजोनेंस के अंदर एक चीज़ पढ़ते हैं हम जिसको बोलते हैं हम स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस, ठीक है ना। एस आई आर क्या होता है भाई, देखो जैसे मान लो बेंजीन है, इसके ऊपर NR2 करके एक ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास N के पास एक लोन पेयर है, जो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में आराम से कंजुगेशन चल रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और बड़ा सा ग्रुप ऐड कर दूँ, एक और मैंने R बड़ा सा ग्रुप ऐड कर दिया, इस R के ऐड होने की वजह से जो पहले एक इसी प्लेन के अंदर था ना, अब ये प्लेन चेंज हो जाएगा। जैसे प्लेन चेंज हुआ, प्लेन चेंज होने का मतलब क्या हो गया भाई, अब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर होगा मतलब कि रेजोनेंस वो शो ही नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब बल्कि ग्रुप लगने से रेजोनेंस कम होगा, रेजोनेंस कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले की अपेक्षा। तो बोल सकते हो एसआईआर क्या करता है, रेजोनेंस को कम करता है, मतलब कि स्टेबिलिटी को घटाता है, मतलब एसआईआर क्या है, गंदा इफेक्ट है। अब हमें क्या पढ़ना है, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। अब मीजोमेरिक इफेक्ट जो कैसे भाई, क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट होने के लिए कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। ये हमारा क्या हो गया, कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। कोई एटम या ग्रुप इस कंजुगेटेड सिस्टम से अगर लग गया, कोई एटम और ग्रुप इस कंजुगेटेड सिस्टम से अगर मैं लगा दूं, मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, इस ग्रुप की वजह से यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लगा दिया नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। नाइट्रोजन पर लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे देगा, फिर इसका बॉन्ड पेयर यहाँ पे आएगा, मतलब चार्ज जो क्या कर दिया इसने, सेपरेट कर दिया अपने पूरे इस कंजुगेटेड रिंग में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। डिफरेंट क्या समझ तो आया ना, कैसे कोई कंजुगेटेड सिस्टम है, वहाँ पे हमने कोई ऐसा एक ग्रुप लगाया है जो कि क्या कर सकता है, इस रिंग को, इस रिंग के ऊपर या तो चार्ज दे सकता है या तो चार्ज इस रिंग से ले सकता है। दो चीज़ कर सकता है, चार्ज लेके दे सकता है, जैसे मान लो कुछ ऐसा ग्रुप मैंने लगा दिया जो कि इस रिंग से ही चार्ज खींचेगा, ठीक है ना। तो रिंग को क्या करेगा, पॉजिटिव, रिंग को पॉजिटिव करेगा तो कैसा होगा, प्लस M ग्रुप होगा, ठीक है ना। अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग को क्या करेगा, निगेटिव करेगा। इलेक्ट्रॉन को देगा तो निगेटिव, तो वो कैसा ग्रुप होगा, -M। तो मैंने +M को और -M को भी आपको समझा दिया, ठीक है ना। कंजुगेटेड सिस्टम पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सही बोला ना मैंने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर से बोलता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। अगर कंजुगेटेड सिस्टम है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो कैसा ग्रुप होगा, प्लस ग्रुप होगा। प्लस मतलब पॉजिटिव लोग देते हैं इलेक्ट्रॉन को, प्लस ग्रुप होगा। अगर वह कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे माइनस, ठीक है ना। अब देखो कुछ एग्जांपल है जो कि आपको सीधे ध्यान देना है, रखना है। जैसे OH ग्रुप है, इसके ऊपर लोन पेयर है ना, रिंग को क्या करेगा, नेगेटिव बनाएगा, तो कैसा होगा, +M। इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है, रिंग को देगा, मतलब कि +M। इसके ऊपर भी लोन पेयर, रिंग को देगा। तो सारे याद नहीं करने, कुछ तो कॉन्सेप्ट से ही बन जाएंगे। +M, इसके ऊपर लोन पेयर देगा, +M। अब देखो जैसे कि NH3 जो होता है, ध्यान देना, बस ओनली -I शो करता है, OH2 + -I शो करता है।
अब देखो एस है, अब पहले से इसके ऊपर पॉजिटिव बना हुआ मतलब कि इसको भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, गरीब है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब कि रिंग पे पॉजिटिव करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब कैसा ग्रुप है, माइनस ग्रुप है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब हमारा पास टॉपिक जो आता है उसका नाम है एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी को कैसे मतलब ध्यान देंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, चार क्वेश्चन देंगे हमारे सामने, चार ऑप्शन देंगे, उसमें से ढूंढना होगा कि ये कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। बहुत इजी होता है, उससे कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ऐसा सीधा साधा मॉलिक्यूल में नहीं करेगा, कैसा होना चाहिए, पूरा साइकिल बना होना चाहिए। अगर साइकिल बनी हुई उसके बाद भी पूरे साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे बना दूं, साइकिल तो यह भी है लेकिन साइकिल में रेजोनेंस हो रही है क्या, नहीं, तो यह क्या है, एरोमेटिक नहीं है। लेकिन साइकिल बनाने के बाद देखो मस्ट कंप्लीट साइकिल, अगर पूरे साइकिल में ऐसे में रेजोनेंस, अब बेंजीन बना दिया, अब देखो पूरे साइकिल में क्या हो, रेजोनेंस हो रहा है। तो क्या अब इसके बाद मैं बोल दूं कि यह क्या है, एरोमेटिक, नहीं। इसके बाद भी एक कंडीशन देखना होता है जो कि लास्ट कंडीशन होती है, हकल रूल बोलते हैं, कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो एक पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 2, तो 4, तो 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब कि यह कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है ना। अगर इसमें मैं n की वैल्यू 3 पुट करूँ, यहाँ पे जिसको ये दिख रहा है ना 1 2 3, n की वैल्यू 3 पुट करूँ, ठीक है ना, तो 4 3 12 2 14, मतलब सब मिला जुला के आपको यह बात ध्यान देनी कि अंदर कितने, अगर मान लो यहीं पे 4 के मल्टीपल में देखें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए, ठीक है ना, 12 पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए, अगर ऐसा दिख रहा है 4 4 के मल्टीपल में, तो भाई इसको हम बोलते हैं क्या, एंटी एरोमेटिक। मतलब यह 2 कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन में अगर हमको यह तीनों दिख रहे हैं तो वो होगा हमारा एंटी एरोमेटिक। तीसरे ये दोनों कंडीशन होने के बाद तीसरी कंडीशन में अगर मान लो ऐसा मिल रहा है हमको 2 पाई, 6 पाई, ठीक है ना, 10 पाई, 14 पाई, अगर ऐसे मिल रहा है तो क्या होगा, हमारा एरोमेटिक होगा। आई होप कि आप समझ गए, 2 6 10 14 ये ऐसी कंडीशन मिली तो एरोमेटिक होगा, यह कंडीशन मिली तो एंटी एरोमेटिक होगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, इन दोनों कंडीशन, पहली स्टार्टिंग में दोनों कंडीशन को ही फुलफिल ना करे, साइक्लिक ना हो, ठीक है, या तो उसके बीच में कंप्लीट रेजोनेंस ही ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम इन क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। समझ गया ना। तो इस ग्राफ को याद रखें, मतलब क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, सबसे लास्ट में होता है एंटी। इसको ध्यान देना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हमको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बताना है। तो देखो यहाँ पे हर जगह पे क्या हो रहा है, क्या है, मतलब कॉन्जुगेशन बिल्कुल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन देख लो 2 पाई, मतलब कि ये एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो 2 पाई एरोमेटिक, बाहर वाला नहीं देखना हमको। अंदर देखो 2 2 4 पाई हो तो रहा है, लेकिन 4 पाई अंदर आ गया तो एंटी एरोमेटिक। सब क्वेश्चन देख के आप एक बार कर लेना, मैंने आंसर भी नीचे लिख दिया है, ठीक है, आराम से कर लेना, हो जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन आते हैं यार, ट्रस्ट करो। अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि हम लगभग लगभग पढ़ ही चुके हैं हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। इसमें हमें क्या देखना होता है भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उससे पाई बॉन्ड का एडजेसेंट होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, पाई बॉन्ड से लगा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगे हुए ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो लगा होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। जैसे मान लो यहाँ पे 4 कार्बन ने बनाया, तो यह क्या हो गया हमारा, एक हमारा हो गया सिस्टम। इस सिस्टम के यह अल्फा है, यह अल्फा है, इनसे जुड़े हुए कितने अल्फा एच हैं इसको देखना होता है हमें। जितने अल्फा एच होंगे उसकी वजह से क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सेम बस ये ध्यान देना, एक एडिशनल पॉइंट क्या है हमारे यहाँ, sp3p सिग्मा पाई स्टार पी, इस प्रकार का उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। बस 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकता है, और हमारे पास और क्वेश्चन तो हमारे ऐसे आएंगे जो मैंने यहाँ पे बताया। जैसे देख लो यहाँ पे यह क्वेश्चन दिख रहा है, इसके अराउंड में देखो कितने हमारे अल्फा एच हैं, तो भाई कार्बन ही नहीं है अल्फा, तो अल्फा एच कैसे होंगे, 0। अब इसके अराउंड हमको देखना है, ठीक है ना। तो अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा एच। अब इसके अराउंड देखना है, तो एक कार्बन यहाँ पे अल्फा और एक अल्फा है, तो 3 इससे लगे, 3 इससे 6 अल्फा एच। और आप कर लेना, जैसे नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ स्टेबिलिटी भी देखो नीचे आने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, अल्फा एच, ठीक है ना। तो भाई ख़त्म कर चुके हम। मुझे नहीं पता कितना समय में हुआ, लेकिन मैंने पूरा करवा दिया आपको। एक बार रुको पीवाईक्यू भी देख लेते हैं, कुछ पीवाईक्यू भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई सब सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो उस वाले ऑर्डर से, किस वाले ऑर्डर से, जो आपको याद करना है, माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है ना।
इसको आप ही करना, क्योंकि फ़ायदा तब होगा ना जब आप एक बार इस लेक्चर को जल्दी से करके फिर अटेंड करोगे। तो मैंने तो सर को सब कर ही रखा है। ठीक है, तो धन्यवाद।